वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 7 2022 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो हमारे स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक सम ऑफ द इशूज एंड सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट विच वी शुड बी नोइंग इज, जो आज आया भी है, इट इज़ अबाउट सर्ट इन। ओके, सर्ट इन जो होता है इसको मतलब क्या, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया भी कहा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आता है, माइटी जिसको कहते हैं। इनके मिनिस्टर जो हैं वो हैं श्री अश्विनी वैष्णव, वो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। सो सर्ट इन, ओके, इट इज़ अ नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर थ्रेट्स इन इंडिया। उसके बाद काजाख्स्तान में अनरेस्ट हुआ है। अलमाटी जो कैपिटल है काजाख्स्तान का, that is a very recent and most important news. It is a Central Asian country. There are 5 Central Asian countries. They were formerly the part of USSR. So उससे रिलेटेड हम एक आज और ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आज हम थोड़ा सा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जो कहते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसी से रिलेटेड वी विल ऑल्सो सी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एंड वी विल सी द वेरियस चेंजेस विच हैज़ बीन मेड अंडर द SPG एक्ट कि आज वो किसको कवर करता है, प्राइम मिनिस्टर के फैमिली को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के फैमिली को, उनके इमीडिएट फैमिली को, और किस में इसमें अमेंडमेंट कब कब आया और ये क्यों लाया गया था, वाई देयर वाज अ नीड फेल्ट टू फॉर्म अ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वी विल डू दैट थिंग इन वेरी ग्रेट डिटेल। एंड नाउ जब हम एडिटोरियल पे मूव करेंगे, so there we are going to see about the act which we have discussed. There is a debate type related to prohibition of child marriage amendment bill 2021. So now friends, let's start with the news. But before I start with the news friend, let's have some questions which we have already discussed in our previous daily Hindu analysis. You have to tell me that China-Pakistan economic corridor connects नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ चाइना विद विच पोर्ट इन पाकिस्तान। आपको जो पाकिस्तान में एक पोर्ट है उसका नाम बताना है, दैट CPEC विच पासिस थ्रू पाकिस्तान विच कनेक्ट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ चाइना विद विच पोर्ट इन पाकिस्तान, दैट इज द क्वेश्चन। सेकेंड, दैट ट्रिंकोमैली ऑयल फार्म इज इन विच कंट्री। ओके, ट्रिंकोमैली ऑयल फार्म इज इन विच कंट्री। So let's see how many of you give the correct answer. So let's start with the news. जो पहला न्यूज़ है, it is about the government panel to probe security labs. यहाँ पे पहले हम इंसिडेंट को समझ लेते हैं। ये फिरोज़पुर का इंसिडेंट है, फिरोज़पुर इन पंजाब। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ पे जा रहे थे, उनका वहाँ पे इलेक्शन रिलेटेड रैली था। बट एक जगह पे क्या हुआ कि ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट उनका जो कॉन्वॉय है वो काफ़ी टाइम तक रोक दिया गया। ओके, बिकॉज ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट द कॉन्वॉय कुड नॉट मूव एंड फॉर लॉन्ग टाइम हिज कॉन्वॉय वाज स्ट्रैंडेड ऑन अ ब्रिज। सो नाउ द यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको बहुत ही ग्रेव सिक्योरिटी कंसर्न बताया है एंड इट इज़ अ मेजर सिक्योरिटी लैप्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब के स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा है एंड हैज़ आस्क्ड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिक्योरिटी लैब्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। नाउ यहाँ पे जो पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, बिकॉज उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था पंजाब का चीफ मिनिस्टर, दैट इज़ चरणजीत सिंह चन्नी। इसके पहले पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कमिंग टू SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का थोड़ा सा हमारे इंडियन हिस्ट्री के साथ, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के साथ लेना देना है। सो इट वाज 1984 जब दिल्ली पुलिस में ही एक स्पेशल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट था टिल 1984, जिसको जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंदर था, दैट यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टिल 1984। नाउ 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। आफ्टर दैट द यूनियन होम मिनिस्ट्री इट एस्टेब्लिश्ड द कमिटी दैट इज कॉल्ड एज बीरबल नाथ कमिटी।
इट इज़ कॉल्ड एज बीरबल नाथ कमिटी। बीरबल नाथ कमिटी, इस बीरबल नाथ कमिटी ने रिकमेंड किया कि एक स्पेशल फोर्स बनाना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये इसका नाम रखा गया स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। नाउ इस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश किया गया 85 में, और अप्रैल 1985 में ही इसका नाम चेंज करके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक एक्ट पास हुआ, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1985। तो एक एक्ट भी पास हुआ, तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। व्हेन दिस एक्ट वाज पास्ड, तो उसमें जो था द प्रोटेक्शन इट वाज प्रोवाइडेड टू प्राइम मिनिस्टर, former prime minister as well, and their immediate family. Then what happens is that again the assassination of राजीव गांधी। तो इसके बाद क्या होता है कि जब assassination of राजीव गांधी होता है, तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था, when this act was passed in 1985, so when this act is passed in 1985, तो इसकी जो कवरेज है वो बढ़ा दी जाती है। नाउ यहाँ पे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी आएंगे, उनकी इमीडिएट फैमिली भी आएगी। जो ये एक्ट पास हुआ था, जब पहले ये एक्ट पास हुआ था, देन इट सीक टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ओनली टू द करंट प्राइम मिनिस्टर, बट आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन इट आल्सो इंक्लूडेड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 27 नवंबर 2019 में एक बार फिर से इसमें अमेंडमेंट हुआ, और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन है वो प्राइम मिनिस्टर और उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को ही मिलेगा, और वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में रहते हैं। ओके, सो एंड टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद, लेट राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद द टेन्योर वाज फॉर 10 years, बट आफ्टर 2019 अमेंडमेंट नाउ इट इज़ ओनली फॉर 5 years। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को खाली 5 साल तक ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसीलिए आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्शन वॉज विदड्रॉन फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंह। 5 साल होने के बाद इट वॉज विदड्रॉन। नाउ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इट इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर ऑफ द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड ही इज़ एन IPS ऑफिसर। उसके बाद जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जो लोग काम करते हैं, जो रिक्रूट्स होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के, जो कमांडोज होते हैं, दे आर रिक्रूटेड फ्रॉम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देन अगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का अगर हम देखेंगे, तो वो कभी हमको सूट पहने हुए मिलते हैं, चश्मा लगाए हुए, और कभी कभी सफारी पहने हुए मिलते हैं। तो इनके ड्रेस कोड्स हैं, विंटर में दे वेयर सूट एंड इन समर दे वेयर सफारी। नाउ वी कम टू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, दैट इज कॉल्ड एज NSG। इट वाज आल्सो फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1984। वी आल्सो हैव नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986। अब जनवरी 2020 से जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो एम है, इट इज़ ओनली नाउ 2, दैट इज़ काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग फोर्स। सो अब यहाँ पे जो NSG का जो मैंडेट है वो VIP सिक्योरिटी से हटा के सिर्फ नाउ दे आर गोइंग टू फोकस ऑन 2 थिंग्स, दैट इज़ काउंटर टेररिज्म एंड एंटी हाईजैकिंग फोर्स। द नेक्स्ट इज TTD, दैट इज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, दिस इज इन तिरुमला हिल्स, एंड देन रामकृष्ण मिशन, दे हैव लेफ्ट देयर FCRA नॉट। तो FCRA क्या होता है? फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हमने पहले के वीडियोस में किया है कि आफ्टर 2020 अमेंडमेंट ऑल द NGOs they have to register with the Union Home Ministry under FCRA to receive foreign fund, and they have to receive this fund only in the designated SBI bank account in New Delhi. Second, कि इनको जो है लाइसेंस रिन्यू कराते रहना पड़ेगा टू गेट द एक्सेस टू फॉरेन फंड। तो यहाँ पे जो है पहले से हमने मिशनरी ऑफ चैरिटी की बात की थी, विच वॉज फाउंडेड बाय मदर टेरेसा। उनके जो FCRA लाइसेंस है उनको रिन्यू करने से मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, साइटिंग सर्टन इरेगुलरिटीज़। बट यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन और TDD का जो केस है ये अभी तक रिन्यू नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अभी मना नहीं किया है इनको, मिशनरी ऑफ चैरिटी को मना कर दिया रिन्यू करने से, बट यहाँ पे इनको मना नहीं हुआ है, इट हैज़ गॉट डिलेड। सो ओवर हियर द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज सेड दैट NGOs that have not had their FCA registration renewed, they can reapply again. Now
यहाँ पे हम आते हैं, ये केस है गिटहब का एंड देयर आर टू ऑब्जेक्शनेबल ऐप. One is Sully Deal and Bully Bhai, which was hosted on GitHub. Now they have been removed. Several arrests has been made by Delhi police and Mumbai police. तो जो लेटेस्ट अरेस्ट है वो असम से है. एक बीटेक स्टूडेंट है नेम्ड नीरज बिश्नोई who studies at Vellore Institute of Technology in Bhopal. Now he has been arrested related to this app related case. Now the next is, ये न्यूज़ हमने कल भी किया था जब हम कल रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ रहे थे. 26 जनवरी विच इज वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर रिपब्लिक डे. दैट विल बी आवर 73rd रिपब्लिक डे. दैट इज इम्पॉर्टेंट. 73rd रिपब्लिक डे. I have already made a video that why we celebrate our Republic Day on 26 January. What is the historical significance of 26 January? ये आपको मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा. नाउ जो हमारा 26 जनवरी जो 73rd 26 जनवरी है, इसमें 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं इनको इनके हेड ऑफ स्टेट को एज अ चीफ गेस्ट इनविटेशन भेजा गया है. इसमें से काजाख्स्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन कंट्री एंड इसको बताया जाता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट स्टेबल सेंट्रल एशियन कंट्री. इट इज़ रिच ऑफ ऑयल एंड गैस, मतलब रिच ऑफ एनर्जी सोर्सेज. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस वक्त एनर्जी क्राइसिस चल रही है. तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है कि अलमाटी विच इज़ द कैपिटल, देयर वाज अ सिविल प्रोटेस्ट. सिचुएशन इतना हाथ से आगे चले गया कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं काजिम जोमार्ट टोकायेव, ही हैज़ अपील टू द रशियन डोमिनेटेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस व्हाट इज दिस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? ठीक नाटो का काउंटर पार्ट है ये. ठीक है. सो नाटो इज ऑल्सो अ मिलिट्री अलायंस. Collective Security Treaty Organization is also a military alliance. NATO is led by US, then Collective Security Treaty Organization is led by Russia. So इसका जो हेडक्वार्टर है it is in Rome, और ये जो बना था it formed in 1994 after the disintegration of USSR. और इसमें जो है 1992 से इसका बनना स्टार्ट हुआ. तो जो पहले कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिसको हम CIS कहते हैं, CIS ये वो कंट्रीज थे जो USSR से डिसइंटीग्रेट होकर इंडिपेंडेंट हो गए थे. सो फर्स्ट दे फॉर्म्ड द ग्रुप कॉल्ड एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इसमें रशिया, आर्मेनिया, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान थे. सो दे फॉर्म्ड CSTO इन 1992. देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ताशकंद ट्रीटी. जो CSTO ने 1992 में साइन किया था उसको हम कहते हैं ताशकंद ट्रीटी. ताशकंद ट्रीटी. उसके बाद 2 साल के बाद 1994 में अजरबैजान, बेलारूस और जॉर्जिया ने इसको साइन किया. एंड इफ़ यू विल कम टू 2002 तो जो टोटल 9 जो हो गए थे उसमें से 6 लोगों ने इसको रिन्यू किया इन 2002. सो एक्सेप्ट अजरबैजान, जॉर्जिया एंड उज्बेकिस्तान, करेंटली ऑल द कंट्रीज लाइक रशिया, आर्मेनिया, काजाख्स्तान, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus, they all are part of Collective Security Treaty Organization. So इस Collective Security Treaty Organization को बुलाया गया है काजाख्स्तान में टू कंट्रोल द सिचुएशन. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इशू है रीनेमिंग अरुणाचल लोकेशंस अ रिडिकुलस एक्सरसाइज. तो यहाँ पे हम जैसे कि पहले न्यूज़ जानते हैं कि 15 विलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिन रीनेम्ड बाय चाइना. मतलब it shows that अरुणाचल प्रदेश is still a disputed area. बट यहाँ पे इंडिया इसको काउंटर करता है, कहता है कि अरुणाचल earlier which was North East Frontier Agency, later it became Union Territory and then it became independent, means it became state. Okay, so it has always remained the part of India. The next is वैन इंफ्रा अवार्ड. तो ये वैन इंफ्रा अवार्ड क्या होता है? वैन इंफ्रा साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड 2021 जो है वो साउथ एशिया के जो पब्लिशर्स होते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिशर्स, मैगजीन पब्लिशर्स, जिन्होंने ओरिजिनल और यूनिक डिजिटल मीडिया प्रोजेक्ट डिलीवर किया है लास्ट 1 महीने में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है. तो यहाँ पे हिंदू ग्रुप को अवार्ड मिला है फॉर, इफ यू विल सी, दे हैव वन गोल्ड फॉर अन अकेडमिक कैंपेन जिसका नाम है लेट्स क्रैक CSC, मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. देन ब्रिंग बैक मिल्क
ब्रिंग बैक मिल्क बिकीज क्लासिक, इसको भी मिला है ब्रॉन्ज। ओके, देन फ्रीडम सेल 2021, इसको भी ब्रॉन्ज मिला है। नाउ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक ड्रोन रूल निकाला था 2021, लिबरलाइज ड्रोन रूल, जिसका एम है टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ ड्रोन्स। अब यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने वेरियस मिनिस्ट्रीज को रिक्वेस्ट किया है टू हैव अ थर्ड आई इन द स्काई, दैट इज़ ड्रोन्स। तो यहाँ पे अगर हम ड्रोन्स का अगर देखेंगे एप्लीकेशन, तो डिफेंस में इसका क्या एप्लीकेशन है, सर्वेलेंस, कम्बैट, काउंटर ड्रोन सिचुएशन। देन होम अफेयर्स में वीवीआईपी सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल, रेड्स एंड काउंटर टेरर ऑपरेशंस। देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, सैंपल कलेक्शन फॉर टेस्ट। एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग, एंटी लोकस्ट वर्क, इंश्योरेंस क्लेम सर्वे। यहाँ पे एंटी लोकस्ट मतलब वो जो कीड़े होते हैं जो ड्राई रीजन को बहुत ज़्यादा प्रेफर, जो मतलब हल्का ड्राई वेट रीजन को प्रेफर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंड लोकस्ट। देन पंचायती राज, दैट इज़ लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। देन इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंटी पोचिंग ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ। फिर पावर में रियल टाइम सर्वेलेंस ऑफ एसेट एंड ट्रांसमिशन लाइन। फिर रोड ट्रांसपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिस्पॉन्स। नाउ इंडिया रिकॉर्ड्स ओवर 1 लाख केसेस अगेन। तो बहुत करीब 7 महीने के बाद इंडिया ने फिर से 1 लाख का जो मार्क है कोविड-19 केसेस में, उसको ब्रीच किया है इन ओवर 200 डेज, लगभग 7 महीना। सो आज जो क्यूमुलेटिव केस है इंडिया का इस वक्त, इट स्टैंड्स एट अराउंड 3,52,25,699 क्यूमुलेटिव, मतलब आज तक कितने लोगों को हुआ ये। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव, मतलब हम ऐड करते गए। सो दैट इज कॉल्ड एज 3,52,25,699। अब यहाँ पे अगर हम एपी सेंटर देखें इस वक्त के सर्च का, तो इट इज़ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। ओके फाइन। अच्छा, ये जो है बहुत से लोग, स्पेशल दिल्ली में भी बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव आ चुका है। ओके, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव बोथ हैव कम। तो वेव हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेव क्या होता है, बट व्हाट इज़ वेव इन डिजीज़। तो अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे डेली हिंदू एनालिसिस का, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि वेव को जब हम डिफाइन करते हैं डिजीज़ में, तो हम क्या फैक्टर लेते हैं। तो जो हम है उसको रिप्रोडक्शन फैक्टर, सॉरी आर फैक्टर कहते हैं हम उसे, आर फैक्टर। तो ठीक है, आर फैक्टर का मतलब कि एक इन्फेक्टेड आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 1, so we have a surge. If R is less than 1, so we have the downfall. तो इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, इसको हम ट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो अगर R ग्रेटर देन 1 है तो we are having the wave, अगर R लेस देन 1 है तो we are having the downfall. फाइन। तो सबसे पहले ये wave term for disease was used for which disease and in which year? Please write me in the comment box and you can find the answer if you watch my yesterday's video on daily Hindu analysis. उसके बाद WHO का यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि WHO ने कोवैक्सीन को अभी तक एडल्ट के यूज़ के लिए एमरजेंसी यूज़ लाइसेंस दिया है, बट एडोलेसेंट्स के लिए नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक डेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नवंबर 3, 2021। इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग का लाइसेंस दिया कोवैक्सीन को, बट फॉर यूज इन एडल्ट। ठीक है, अच्छा, इसके पहले जो है कोविशील्ड को मिल चुका था। सो कोविशील्ड को पहले ही मिल चुका था। अब कोविशील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैन्युफैक्चर बाय SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक और बना रही है वैक्सीन, कोवावैक्स। ठीक है, तो कोवावैक्स इट इज़ अ प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, इसको भी एमरजेंसी यूज़ लाइसेंस मिल गया है। नाउ कोवैक्सीन जो है वो एडल्ट के लिए एमरजेंसी यूज़ लाइसेंस उसको WHO ने दे दिया है। इंडिया में दिस वैक्सीन इज बीइंग यूज्ड फॉर इनॉक्यूलेटिंग एडल्ट्स एज वेल एज एडोलेसेंट्स बिटवीन 15 to 17 ईयर्स। बट अगर हम WHO का बात करें तो यहाँ पे 15 to 17 ईयर्स के का जो एज ग्रुप है उसके लिए अभी तक ऑथराइजेशन नहीं मिला है।
किसी भी वैक्सीन को अगर WHO का एमरजेंसी यूज लाइसेंस मिल जाता है, सो देन दैट वैक्सीन इज द पार्ट ऑफ कोवैक्स. सो कोवैक्स इज द ग्लोबल कोविड-19 वैक्सीन फैसिलिटी. और यहाँ पे इनका टारगेट है कि एटलीस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन शुड रिसीव द वैक्सीन. नाउ दिस इज़ द न्यूज़. यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्शंस में जो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट कितना खर्चा कर सकता है, दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर लोकसभा एज वेल एज असेंबली कैंडिडेट्स. अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 75 लाख फ्रॉम ₹54 लाख एंड ₹95 लाख फ्रॉम ₹70 लाख. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी कितना खर्चा आएगा कैंपेनिंग करने के लिए, उसके हिसाब से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिमिट डिसाइड करती है कि कोई भी अगर इलेक्शन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉर्मल किसी ने अगर फाइल किया है इलेक्शन के लिए, तो द पर्टिकुलर लिमिट विल बी आइदर ₹54 और ₹70 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूंसी. तो जहाँ पे पहले ₹54 लाख का लिमिट था वो ₹75 लाख हो गया, और जहाँ पे ₹70 लाख का था वो ₹98 लाख का हो गया. अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो वहाँ पे भी जहाँ पे 20 लाख था मैक्सिमम लिमिट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइल किया था, दैट बिकेम ₹28 लाख, और जो ₹28 लाख था वो बन गया ₹40 लाख. ठीक है. अब जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं 5 स्टेट्स में, सो इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. Okay, so it is in Uttar Pradesh, Uttarakhand, then it is in Goa, Punjab and Tripura. तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए जो लिमिट रखी, सॉरी नॉट त्रिपुरा, मणिपुर. तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के लिए जो लिमिट रखी है दैट इज़ ₹40 लाख फॉर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड पंजाब. तो 3 स्टेट्स के लिए ₹40 लाख की लिमिट रखी गई है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो जो ₹40 लाख की लिमिट है दैट इज़ फॉर 3 स्टेट्स, दैट इज़ पंजाब, उत्तराखंड एंड यूपी. उसके बाद जो 28 लाख की लिमिट रखी गई है वो देखेंगे हम तो स्मॉल स्टेट्स के लिए लाइक गोवा एंड मणिपुर. नाउ ये जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो ये कौन बढ़ाता है, तो ये इलेक्शन कमीशन बढ़ाती है आफ्टर कंसल्टिंग द पॉलिटिकल पार्टीज. ओके. तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं विच हैज़ बीन इंक्लूडेड दोज आर इंक्रीज इन इलेक्टर्स एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. Now again, Imran Khan to visit China to seek investment. So CPEC, जिसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. Again I am asking the question, it connects northwest China to which port in Pakistan? Secondly, Chabar port is in which country? Chabar port is in which country? Now the next is North Korea test hypersonic missile. What is this hypersonic? हम हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं, तो पहले इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैच 5, मैच नंबर, MACH. मैच नंबर का मतलब होता है कि इट डिनोट्स दैट हाउ मैनी टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्पीड इज एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड. मतलब कि अगर मैच नंबर 1 है तो इसका मतलब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड. अगर मैच 2 है, मैच नंबर 2 है, मतलब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ द साउंड. इसी तरीके से अगर मैच 5 है तो मतलब द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड. हाइपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं उनके जो स्पीड होती है दैट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड. दैट्स वाई इनको जो स्पीड है उसको हम कहते हैं मैच 5 या मैक 5. सो नॉर्थ कोरिया हैज़ ऑलरेडी टेस्टेड द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल एंड कैन टारगेट एनी टारगेट दैट इज 700 किलोमीटर अवे. नाउ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि वन लाइनर्स में कभी कभी आ जाता है. यहाँ पे क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने एक फॉरेन करेंसी बॉन्ड निकाला है. फॉरेन करेंसी बॉन्ड, बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रेज लोन्स. तो जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉरेन करेंसी बॉन्ड का मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेशन है बॉन्ड का इट विल बी इन फॉरेन करेंसी. फॉर एग्जांपल कि बॉन्ड का जो वैल्यू होगा वो फॉरेन करेंसी में मेंशन होगा और जो रिटर्न मिलेगा वो भी फॉरेन करेंसी में मेंशन होगा. मतलब इसको फॉरेनर्स भी
बाई कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने निकाला है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। एंड इट हैज़ रेस्ड $4 बिलियन इन लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑफ अप टू 40 ईयर्स थ्रू द लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशुएंस बाय एनी इंडियन कंपनी। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से टाइप का बॉन्ड था ये? दिस वॉज अनसेक्योर्ड, ओके। इसकी कितनी लिमिट थी? 10 साल का बॉन्ड, 30 साल का बॉन्ड, 40 साल का बॉन्ड। ये 10 साल, 30 साल, 40 साल क्या होता है? जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। मतलब 10 साल बोले तो आफ्टर 10 years द बॉन्ड विल मैच्योर एंड दोज हु हैव बॉट द बॉन्ड दे कैन गेट देयर मनी बैक, फाइन। सिमिलरली फॉर 30 and 40 years। अनसिक्योर्ड का मतलब कि ये जो बॉन्ड है, अगर कंपनी फेल हो जाती है ये पैसा देने से, तो जो बायर्स हैं दे कैन नॉट क्लेम द एसेट्स ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड बॉन्ड। देन ICRA हैज सेड दैट कि थर्ड वेव का थोड़ा सा रिस्क होगा बैंक एसेट क्वालिटी में, क्योंकि एक तो हम रिकवरी फेज से जा रहे थे, फिर थर्ड वेव आ गया। नो अगेन द एसेट क्वालिटी, यहाँ पे बैंक का एसेट क्वालिटी क्या होता है? बैंक का एसेट हमेशा क्या होता है? जो हम डिपॉजिट करते हैं वो बैंक का एसेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि बैंक्स का जो फंक्शन होता है, एक तो होता है डिपॉजिट लेना, दूसरा होता है लोन देना। ये जो डिपॉजिट हम बैंक को देते हैं ये बैंक का एसेट नहीं होता, ये बैंक का लायबिलिटी होता है, ओके। बिकॉज सम डे दे हैव टू रिटर्न दिस डिमांड डिपॉजिट टू द कंज्यूमर। एल लायबिलिटी, ठीक है। सो दिस डी इज एल, ओके, एंड एल इज ए। मतलब ये जो लोन्स होते हैं ये बैंक के मेजर एसेट्स होते हैं, बिकॉज बैंक्स अर्न हायर इंटरेस्ट व्हेन दे मेक लोन्स। तो बैंक्स ने लोन्स दिए हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 थर्ड वेव there is a lurking fear of again the supply side disruptions, again the disruptions in production because of lockdown। तो ये जो रिकवरी है लोन्स और इसके इंटरेस्ट का, that might get impacted, that's why the bank's asset quality can be at risk। the next is that दो न्यूज़ हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, ये, ठीक है। चाहे हम कॉटन की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें, बोथ आर सफरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई साइड डिसरप्शन। अब ये सप्लाई साइड डिसरप्शन क्या होता है? तो जैसे कि देखिए कि मार्केट है, मार्केट से कोई मतलब प्रोडक्शन सेंटर है, सॉरी प्रोडक्शन सेंटर से कोई भी चीज़ मार्केट में जाएगी, बीच में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 द ग्लोबल सप्लाई चेन हैज़ बिन इम्पैक्टेड, तो बिकॉज ऑफ दैट द इनपुट कॉस्ट हैज़ राइजन। तो यहाँ पे कॉटन का भी कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो दैट्स वाई मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ एक इशू डिस्कस कर रहा है टू रिमूव द 10% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, ठीक है। बिकॉज ताकि कॉटन का प्राइस जो है वो इंडिया में कम हो जाए, क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स दे आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ इनपुट राइज इन इनपुट कॉस्ट। So because of this rise in input cost, the demand is going down, ठीक है। चीज़ें महंगी हो रही है तो डिमांड इज गोइंग डाउन। उसके बाद हमने देखा था सॉरी टेक्सटाइल सेक्टर के साथ एक और प्रॉब्लम था, जब इसका GST बढ़ा दिया गया था 5% से 12%, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। बाद में उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 5% पे रखा है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे। ये क्यों सफ़र कर रहा है? दिस इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ चिप्स। इस चिप्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली पास्ट 2 वीक पहले एक PLI स्कीम निकाला था फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग और एक सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। अब हमारे ग्रैंड स्लैम को देखिए, ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, US ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच एंड UK, ठीक है। ये 4 जगह पे ग्रैंड स्लैम होते हैं। यूके के ग्रैंड स्लैम को विंबलडन भी कहते हैं, ठीक है। नाउ फॉर दिस ईयर द ग्रैंड स्लैम इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि नोवाक जोकोविक जो इसमें पार्ट लेने वाले थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द कोविड-19 नॉर्म्स। इंडिया से अंकिता रैना, शी इज़ गोइंग टू टेक पार्ट इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। नाउ नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। यहाँ पे अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थर्ड वेव। मैंने आपको बता दिया कि वेव जो है हम डिजीज़ में कैसे लेते हैं। सो वी हैव द R फैक्टर
ओके। सो रिप्रोडक्शन फैक्टर हुआ यह कि मतलब कि कितना जल्दी वायरस रेप्लिकेट कर रहा है बिटवीन दी पॉपुलेशन। सो यहाँ पे थर्ड वेव में यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप स्टेट का न्यूज़ पढ़ेंगे, दिल्ली में अभी भी 92.5% ऑफ द बेड खाली है। अच्छा, कल हमने एक हिंदू के इन्फोग्राफिक्स में देखा था कि गाउंटिंग जो साउथ अफ्रीका में जो जगह है जहाँ विच वॉज एपी सेंटर ऑफ ओमिक्रॉन, तो वहाँ पे देखा गया है कि इन दिस ओमिक्रॉन द डिजीज हैज़ अ माइल्डर फॉर्म, हॉस्पिटलाइजेशन रेट, सीवियरिटी रेट, डेथ रेट इज लेस एज कम्पेयर टू बीटा एंड डेल्टा इन साउथ अफ्रीका, बट देन ऑल्सो देयर शुड बी नो रूम फॉर कॉम्प्लिसेंसी। अब हमने एक वैक्सीन पॉलिसी निकाला है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग होमोलोगस, दो टाइप की वैक्सीन होती है, एक होमोलोगस, ठीक है, हम होमोलोगस वैक्सीनेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं, हाइब्रिड। अब होमोलोगस का मतलब क्या हुआ कि जो बूस्टर डोज लगेगा या जो सेकेंड डोज लगेगा इट विल बी ऑफ सेम ब्रांड, सेम कंपनी एज अर्लियर वन। हाइब्रिड में मतलब कि दोनों वैक्सीनेशन डोज में दो डिफरेंट वैक्सीन लगेगा। पर्टिकुलरली बाहर के देशों में ये स्टडी किया गया है और ये पाया गया है कि हाइब्रिड वैक्सीनेशन पॉलिसी का जो प्रोटेक्शन रेट होता है वो होमोलोगस वैक्सीनेशन से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं टबैको इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे जो है अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में टोबैको इट किल्स 13 लाख इंडिविजुअल्स एवरी ईयर। जो इकोनॉमिक बर्डन जो टोबैको यूज़ देता है इकोनॉमी को, इकोनॉमिक बर्डन दैट इज़ रुपीज़ 1,77,340 करोड़ विच इज़ 1% ऑफ इंडियाज़ GDP। अब जो कंजम्पशन है टबैको का, अबाउट 27 करोड़ पीपल अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड 8.5% ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 15 ईयर्स दे आर यूजिंग टबैको। यहाँ पे जो मेन आर्ग्यूमेंट है दैट इज द रोल ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे। एक कि क्या टैक्स बढ़ाने से कंजम्पशन कम हो सकता है टबैको का, ठीक है। सेकंड आर्ग्यूमेंट है कि जो सिगरेट कंपनीज फॉरवर्ड करती हैं वो कहती हैं कि अगर हम टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे तो पीपल विल नॉट स्टॉप कंज्यूमिंग टबैको। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इलिसिट ट्रेड चालू हो जाएगा टोबैको में, मतलब कि टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग इस हाई टैक्स को अवॉइड करने के लिए दे कैन गो फॉर इलिसिट ट्रेडिंग, ठीक है। सो दैट इज़ द केस हाईलाइटेड बाय टबैको कंपनी, फाइन। तो यहाँ पे अगर हम WHO के एक फ्रेमवर्क का बात करें, सो WHO हैज़ द प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन टबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसको WHO ने बनाया है अंडर द कन्वेंशन ऑफ टबैको कंट्रोल। ये प्रोटोकॉल जो है वो एक तरीका बताता है, टूल्स एंड मेजर्स, कि कैसे हम इलिसिट ट्रेड जो है टबैको में उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हम एक इंटरनेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बना सकते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया ऑलरेडी इसको रेटिफाई कर चुका है। सो द ऑथर इज सेइंग दैट देयर इज़ नो गैप, वी कैन नॉट सपोर्ट द theory which is propounded by tobacco companies that if we increase the tax then there will be illicit trade. So nothing like that, बल्कि हमको इस फ्रेमवर्क पे फोकस करना चाहिए एंड वी कैन कंट्रोल इलिसिट ट्रेड इन टबैको। एंड सेकेंडली हमको टैक्स जो है वो रेज करना चाहिए ऑन दी टबैको प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो कहता है कि एक डेटा प्रोवाइड करता है जिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It says that the economic burden from tobacco use in India has increased by 22% in real terms over the period of 6 years. और अगर हम रियल डिक्लाइन देखें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू का, then that is 3%. This is 3% decline. So there is a scope for increasing the tax on tobacco products. अब हम आते हैं जो इशू जो है about this thing, prohibition of child marriage amendment bill 2021, जो अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रन और यूथ एंड स्पोर्ट्स को रेफ़र किया जा चुका है। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन है एंड विच इज़ द ओनली मेंबर इन दिस कमेटी। सो प्लीज़ राइट मी इन टूडेज कमेंट बॉक्स। सो यहाँ पे जो है जो इशू है जो क्रॉप अप हो रहा है, जो हमें ध्यान रखना है,
तो हम इस एक्ट के एक सेलिएंट फीचर्स को कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि दिस एक्ट इट डिफाइंस द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल एंड इंक्रीजेज इट फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स। तो अब क्या है कि पहले से ही मेल का जो मैरिजेबल एज है, लीगल एज फॉर मैरिज, इट वाज 21 ईयर्स। अब महिला का भी बढ़ा के 18 से 21 ईयर्स कर दिया जाएगा। नाउ वाई, अब हम डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड देखेंगे, ठीक है, इन अदर एक्ट्स। तो वी हैव मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो मेजॉरिटी एज जो है वो 18 ईयर्स रखता है। दैन वी हैव द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच फिक्सेस द मिनिमम वोटिंग एज एट 18 years. Then we have POCSO Act 2012 and Juvenile Justice Act 2015, which defines the child as someone who is under the age of 18 years. Then Right to Education Act है 2009, वो child को define करता है 6 से 14 years. फिर Child Labor Amendment Act 2010 है, वो the children who are between 14 to 18 years उनको adolescent की तरह मानता है। फिर कुछ दिन पहले हमने उड़ीसा के स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऑब्जेक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो उन्होंने भी कहा था कि मोस्ट ऑफ द स्कीम्स विच प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन, ओके, तो वो हम जो प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं इट इज़ ओनली अप टू 18 ईयर्स, क्योंकि माना जाता है कि 18 ईयर्स के बाद एनीवन बिकम्स अडल्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर हम मैरिजेबल एज 21 ईयर्स रखते हैं तो ये जो 3 साल का गैप है, दिस विल लीड टू unwed mothers. Okay, then what did the commission recommended? That we should focus on changing the social behavior. Okay, we should empower the women by providing them with education and employment. That is the long way to go. और वो कहता है कि NFHS डेटा का कोट करता है कि पहले से ही हमारे पास लॉ था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले 18 ईयर्स तक रिस्ट्रिक्ट करता था कि 18 ईयर्स के पहले गर्ल्स का शादी नहीं हो सकता। बट उसके बाद भी अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखें तो भी 23.5% ऑफ द मैरिज वाज चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टेज ऑफ चिप इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, यू कैन रीड दिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो हमने ये कल भी किया था कि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका जो सेल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और अब 2 व्हीलर्स भी का भी सेल और पैसेंजर व्हीकल का भी सेल विच अकाउंट फॉर 90% ऑफ द टोटल रिटेल सेल्स, इट इज़ विटनेसिंग ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, ठीक है। और इसमें सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का है, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर हुआ है। ओके, सो दैट्स द न्यूज़. So friends, we will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.